नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी आज वार्ता के इस अंक में अपने साथ बहुत ही सम्मानित और गणमान्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए बहुत हर्ष और सम्मान के साथ मैं प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। प्रोफेसर कर्ण साहब नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और संप्रति नव नालंदा महाविहार में संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं। आपने संस्कृत, हिंदी और भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में बहुत अतुलनीय योगदान दिया है और कई सम्मानों से आप विभूषित हुए हैं। पिछले कई वर्षों से संस्कृत और भारतीय साहित्य के उत्थान के लिए आपका योगदान बहुत सराहनीय रहा है। आज हमें गर्व और सम्मान का अवसर मिला कि हम आज वार्ता के इस अंक में प्रोफेसर कर्ण से कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि संस्कृत विषय के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में और जो उन्होंने उपाधियां अपने कृत्य से प्राप्त की हैं, संभाषण गुरु एवं वाणी भूषण सम्मान इत्यादि शताधिक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। तो ये हमारा भी सम्मान है कि आज हम उनके साथ वार्ता करने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब जी। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि संस्कृत जो मैं समझता हूँ विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक रही, अनेक भाषाओं की जननी है और भारत भूमि पर पुष्पित पल्लवित हुई, लेकिन किन कारणों से ये लोकजन की भाषा नहीं बन पाई? क्यों इसका पतन हो गया और क्यों संस्कृत को हमेशा कुलीन की भाषा के रूप में या अभिजन समाज की भाषा के रूप में ही देखा गया? ऐसा है महोदय कि संस्कृत की ये समस्या नहीं है जी। आप समझ सकते हैं, कभी कभी जब व्यक्ति जिन चीज़ों का महत्व अच्छा होता है उसका महत्व यदि नहीं समझते तो जिन चीज़ों को उन्हें मस्तक पर रखना चाहिए उसको वो धूल धूसरित करते रहते हैं। और दूसरी चीज़ें ये होती है कि जो उनका आभूषण है, यानी जो उनके सौंदर्य को बढ़ा सकता है, उनके व्यक्तित्व में निखार ला सकता है, उसको वो दूषण समझने लगता है। ऐसे इस व्यक्ति के सोच के कारण भी होता है और कुछ एक काल का प्रवाह भी ऐसा होता है। तो संस्कृत एक समय था जब सभी लोग इसी भाषा में व्यवहार करते थे जी। विशेष करके बाद के काल में देखें, प्राचीन काल को, बहुत सनातन काल की यदि सृष्टि की बात को रहने भी दें जी। तो गुप्त काल में भी वैसी ही स्थिति थी जी। कि संस्कृत की दृष्टि से उसको स्वर्ण युग कहा गया है। जी। राजा भोज के काल में ये सब ऐतिहासिक पुरुष हैं, कोई कपोल कल्पित राजा नहीं है। राजा भोज के समय में सर्वजन व्यवहार संस्कृत में होता था। मैं तो पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो श्री हनुमान लाल जी ने भी कहा है कि यदि मैं संस्कृत में बोलूँगा तो सीता भयभीत हो जाएगी। माँ सीता, उनको लगेगा कि कोई रावण का कोई व्यक्ति है जो वेश बदल करके आया है। यदि वदिष्यामि संस्कृतम वाचा सीता भीता भविष्यति, ऐसा वाल्मीकि रामायण में विषय आया है। तो यानी कि नरपुंगव ये जो कपि हैं ये भी संस्कृत में संभाषण करते हैं। राजा भोज जो कि ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, उनके समय में राजा भोज ने अपना उद्धरण में लिखा है कि जब वो एक दिन प्रातः टहल रहे थे तो जो भारवाहक था, जिसको हम कुली कहते हैं, वो भारवाहक जा रहा था तो उन्होंने देखा कि वो भार से उसके कंधे दबे हुए हैं। जी। तो राजा भोज ने कहा किम भारम न बाधती, क्या तुमको ये भार से कष्ट नहीं हो रहा है, इससे कठिनाई नहीं हो रही है, क्या तुम दबे नहीं जा रहे हो? तो उस भारवाहक ने कहा भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। हे महाराज, आपने तो अशुद्ध प्रयोग कर दिया। ये बाधती रूप नहीं बनता है, बाधते बनता है। उसको व्याकरण के परस्मैपद आत्मनेपद धातु का बोध था और उसने कहा कि ये राजा होकर के ये कह रहे हैं कि भाई भारम न बाधती। तो उसने कहा कि ये भारम न, जिस भार से जितना मैं दुखी नहीं हो रहा हूं उतना आपके द्वारा बाधती शब्द के कहने से मैं दुखी हो रहा हूं। अच्छा। आप ये सोचिए कि एक भारवाहक जो मतलब उस प्रकार से उच्च शिक्षा नहीं है, उसकी कुलीन नहीं है, अभिजात्य कुलीन वर्ग से नहीं आता है, लेकिन वो राजा को करेक्ट करा। इससे दो बातें सिद्ध हो गई कि एक भारवाहक भी संस्कृत में ही व्याख्यान करता था, अपना व्यवहार करता था
उसे भी शुद्धता का ज्ञान था। और दूसरी बात ये समझ में आई कि ज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ा नहीं होता है, एक भारवाहक भी राजा को करेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ये सही। संस्कृत की एक दृष्टि है। जी। दूसरी बात कि राजा भोज के काल में राजा भोज बड़े कविता के बड़े प्रिय थे, स्वयं भी कवि थे और कवियों पर मुग्ध हो जाते थे। तो वहीं उसका वो भी वर्णन, ये सब ऐतिहासिक घटनाएं आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि एक सामान्य लोगों में ये भाव है कि संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत एक वर्ग की भाषा है, एक विशेष वर्ग की भाषा है, बाकी लोगों को संस्कृत से तो बस दूर का ही नाता है। तो यह एक मिथ है। हाँ, यह लोगों का भ्रम है, ये पूर्वाग्रह है, अवधारणा सही नहीं है। इसलिए मैं दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि राजा भोज को कविता बहुत प्रिय, तो जो कोई कवि आकर के श्रेष्ठ कविता सुनाता था वो अपने जो राज संपत्ति अधिकारी थे उसको बुलाते थे और कहते थे कि भाई इस कवि महोदय को अमुक नंबर जो है मकान अलाट कर दो, प्रसन्न हो जाते थे, तो वहां अलाट कर दिया। ऐसे होते होते पूरी राजभवन राजा की जो कॉलोनी थी राजा भोज की, वो लगभग भरती चले गए। और अब सब एक दिन पुनः एक कोई कवि आया, वो भी कहा कि मैं भी बहुत अच्छी कविता करता हूं, तो आया, उसने भी श्रेष्ठ कविता का पाठ किया। तो पुनः उन्होंने राज संपत्ति अधिकारी को बुलाया और बोला कि भाई इनको भी जो है राजभवन में स्थान दे दो, ये भी राजकवि रहेंगे। तो उन्होंने कहा साहब अब कोई आवास खाली नहीं है, कहाँ रखा जाए इनको। बोला एक आवास खाली है, खाली नहीं, उसमें एक रहता है, वो जुलाहा है, कपड़े बुनता है साहब, आपके राज का ही वो फकीर है, वो प्रजा है, वो बुनाई का काम करता है। बोला उसका खाली करा दो और इस कवि महाराज को उसमें स्थापित कराओ। जब खाली कराने के लिए गया, सेवकों ने कहा कि इसको रिक्त करिए, राजा का आदेश। उन्होंने कहा क्यों? बोले कवि महाराज बहुत सुंदर कविता सुनाए हैं, उनको इसमें रहना है, आपको कहीं और व्यवस्थित किया जाएगा। फिर वो भी राजा के दरबार में आता है, वो जुलाहा, और उस जुलाहा ने कहा कि महाराज काव्यम करोमि, वो देखिए संस्कृत में कह रहा है, वो जुलाहा है, कपड़ा बुनता है, ये सब ऐतिहासिक साक्ष्य है। वो कहता है काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, हे महाराज मैं भी काव्य करता हूँ, बहुत अच्छा नहीं करता हूँ, नहीं चारुतरम करोमि, यत्नेन करोमि, यदि मैं प्रयास पूर्वक करूँगा तो चारुतरम करोमि, मैं भी सुंदर लिख सकता हूँ, और फिर भी आपका आदेश ही है तो कवयामि वयामि यामि। अब देखिए उसकी ये कविता है, ये तीसरी पंक्ति में काव्य है, लालित्य है। वो क से कवयामि माने कविता करता हूँ, उस कवयामी में से क हटा देता है, कहता है वयामी बुनता हूँ, है ना, और यामी, और वह भी हटा देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, रखो अपना ये राजपाट और मैं जो है रिक्त करके चला जाऊंगा। तो राजा कहते अरे रोका रोका, कहते नहीं ये भी महान कवि है, इसको मत वहाँ से पदस्थापित करो, इसको वहीं रहने दो, और ये जो महाराज जिन्होंने अभी कविता सुनाई है उनको कहीं और व्यवस्था करते हैं। तो ये उदाहरण इस बात की सिद्धि है कि एक जुलाहा जो कपड़े बुनने के काम करता है वो भी संस्कृत में काव्य कर रहा था, नहीं तो सद्य कविता कैसे सुना सकता था। तो यानी डॉक्टर साहब, एक तो आपने ये मिथक, ये मिथ्या अवधारणा थी, ये भ्रम तोड़ा जी कि संस्कृत केवल कुलीनों की भाषा थी या केवल अभिजन की भाषा थी, एक वर्ग विशेष की भाषा थी, ऐसा नहीं था। ये कालक्रम से ऐसा हुआ, धीरे 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 धीरे। ये बड़ा स्वाभाविक है जी कि किन कारणों से फिर संस्कृत जैसी इतनी अद्वितीय, इतनी सुंदर भाषा का कालांतर में पतन क्यों हो गया और आज लगभग लुप्त प्राय हो गई है। सामान्य व्यवहार में इसका प्रयोग लगभग नगण्य है, या ये भी यहाँ भी मैं संशोधित आपको करता हूँ कि ये लगभग नगण्य नहीं है जी। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं आपको डेटा प्रस्तुत करूँगा, चूँकि मैं इस क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी रखनी होती है जी। तो ये क्या कारण हुआ, पहले मैं उस पर आता हूँ जी। तो ये देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये तो युग है, तो ये युग है तो किसका युग है? कलयुग है, कल कारखाने का युग है, मशीनी युग है। तो जहाँ मशीनी युग आता है वहाँ मनुष्य भी मशीन हो जाता है, वो भी यंत्रवत काम करने लगता है। तो तीन चीज़ें होती हैं वस्तुतः, मंत्र है, तंत्र है और यंत्र है। तो जब तक मंत्रात्मक संसार रहता है, सृष्टि रहती है, यानी व्यक्ति मननशील होता है, मन का उसमें महत्वपूर्ण मन की भूमिका होती है, उसकी कल्पना शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, मौलिक होती है, वो सोचता है, इस संसार को समझने की चेष्टा करता है, ये संसार क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, इस देह के अंत, इस प्राण के अंत होने पर इस देह का क्या होगा, उस प्राण का क्या होता है, बिल्कुल ये ऊर्जा कहाँ जाती है। ये मनन के लिए जब सब चीजें चलती है, अक्षर अक्षर में जब वो मंत्र की सत्ता को समझने लगता है तो वो मंत्र युग कहलाता है।
फिर उसके बाद आता है तंत्र युग, और जो ये तीसरा चल रहा है वो है यंत्र युग। तो यंत्र युग में क्या होता है कि ये जो विद्याएं हैं ये लगभग विलुप्त प्राय होती चली जाती है, क्योंकि मनुष्य को इन चीजों से दूरी बनाने में मजा आने लगता है। उसको लगता है कि इनको ढो करके इससे अच्छा दूसरी कुछ ढो, कुछ मकान कर लो, कुछ ये कर लो। लेकिन वो भूल जाता है कि राजा राजकर्ण प्रसाद सिंह ने लिखा है, जब उनको नींद नहीं आ रही थी, मखमली सेज पे कांटे बिछ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नींद नहीं आ रही है, ये मखमल पर कांटे बिछ रहे हैं। तो पुरोहितों ने कहा कि महाराज चलिए आपको दर्शन कराता हूँ। राजा राजकर्ण प्रसाद सिंह को मंदिर मंदिर ले गए दर्शन कराने करने की। सब जगह उन्होंने खूब पूजा अर्चन किया, लौट के आए, फिर भी उनको नींद नहीं आई मखमली सेज पे। तो उन्होंने लिखा, फूल प्रसाद तो बहुत पाया, मगर जी का अवसाद न मिटा, मनो सोना गलाकर मन न गला। खूब फूल प्रसाद पाया, जगह जगह मत्था टेके, लेकिन मनो सोना। अब यहाँ मनो जो है इसके दो अर्थ हैं, एक मन का अर्थ है सपोज, और एक मन का अर्थ है क्विंटल्स ऑफ क्विंटल्स। मन माने 40 किलो, ग्राम नहीं, पसेरी नहीं, अरहिया नहीं, मन 40 किलो। तो मनो सोना गलाकर, कई मन सोना गलाया, यानी कि दक्षिणा दी, प्रभु के सिर चरणों में जाकर के लेटा, फिर भी मन को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मनन का विषय है। तो इसलिए मैंने कहा आपको कि एक तो मंत्र का युग है और दूसरा तंत्र का युग है, जब तंत्र से सारी चीज़ें सिद्धियां करने की चेष्टा की गई, जो अंक अंक चंग टंग बहुत सारे तंत्र की विधाएं हैं, उस विषय पर नहीं जाऊंगा। और तीसरा जो है वो कलयुग है। तो इस कलयुग में सब कुछ यंत्र प्रभावी हो जाता है, मनुष्य भी यंत्र की तरह भागने लगता है, और जो दूसरी चीज़ें हैं उसके पीछे वो भागता है। और ये सारी जो जीवन मूल्य की जो चीज़ें हैं, जिससे वो दीर्घ काल तक यशस्वी हो सकता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, उसको कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ता चला जाता है। इसलिए ये सारी प्राचीन विद्याएं, केवल संस्कृत की बात नहीं, जितनी प्राचीन विद्याएं हैं उनसे लोग कटते चले जाते हैं, और जो यंत्र की विद्या है उसको पढ़ने लगते हैं। तो चूंकि यंत्र की विद्या संस्कृत आज के समय में नहीं है, कभी थी, आज भी संस्कृत में वो शक्ति है कि उनको अगर डिकोड कर लिया जाए उन मंत्रों को, तो आज भी ये कल कारखाने जैसी चीजें निकल सकती है, विज्ञान के एक एक सूत्र निकल सकते हैं। वो सारे कोड में है, वो गूढ़ है, उस गूढ़ता को त्याग खोजना है, उसमें रिसर्च करना है, वो लंबी प्रक्रिया है। व्यक्ति आज के युग में शॉर्टकट सब कुछ चाहता है, छोटा मार्ग लेने की चेष्टा करता है, बड़े मार्ग से जाना नहीं चाहता। कम समय में अधिक प्राप्ति की इच्छा होती है। शास्त्र में कम समय में कुछ नहीं होता है, 12 वर्ष 14 वर्ष तक उस शास्त्र में परिश्रम करना होता है, तब उसमें से नवनीत निकाल सकता है। तो इसलिए ये तो है ही नहीं। और दूसरी बात, आज भी कुछ लोग हैं जो इस मंत्र युग को जी रहे हैं, जो भी प्राचीन विद्याएं हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और उसी दृष्टि से संस्कृत में लाखों लोग अपने जीवन को संवार रहे हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। ये जितने अनुवादक हैं, ये जितने विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो सब भगवत गीता के माध्यम से संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विषयों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। वो आज भी संस्कृत के महत्व को पढ़ रहे हैं। विश्व का, भारतवर्ष का जितना विश्वविद्यालय है, लगभग सभी जगह संस्कृत विभाग है। बहुत सारे राज्यों में संस्कृत जो है वो 10th तक जो है वो कंपलसरी है, कहीं कहीं 8th तक है। इस तरह से करोड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष संस्कृत पढ़ते हैं जी। मैं अपनी प्रशंसा न समझी जाए तो जो मेरी लिखी पुस्तक है संस्कृत रत्नम, वो करोड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं। 5 करोड़ विद्यार्थी प्रतिवर्ष उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। क्या बात। तो ये कहना कि संस्कृत कोई नहीं पढ़ता है, संस्कृत विषय समाप्त हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जो क्षेत्र होता है उससे उस क्षेत्र के बारे में ठीक से जानकारी होती है कि उसकी क्या उन्नति चल रही है, क्या अवनति चल रही है, अवनति किन कारणों से चल रही है। तो उसके कारण मैंने आपको बताया कि चूंकि संस्कृत जो है वो इंडस्ट्री से नहीं जुड़ पाई, संस्कृत जो है कल कारखाने से नहीं जुड़ पाया, क्योंकि इसके अंदर ये अनुशासन की वाणी है। ये मनुष्य की सम्यक व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, उसके लिए इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, ऐसी नर्सरी हो उसकी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। तो जब सब जगह से व्यक्ति थकता हारता है, तब उसको लगता है कि इस लोक से भी परे कोई विद्या है जो इस लोक में भी काम आएगा, बियॉन्ड लोक भी काम आएगा। तो तब उसको संस्कृत के इस गुणात्मकता की बात समझ में आती है। तो इसलिए संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या अभी भी बहुत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इतना तो सत्य है। जितने लोगों को संस्कृत में बातचीत करना चाहिए उतने लोग नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में सभी लोग संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। मेरे घर के मेरी बेटियां सब जब जन्म ली तो सबसे पहले संस्कृत में ही बोलना प्रारंभ किया।
क्या बात। तो ऐसे लखनऊ में भी कई घर हैं, 4 गांव है पूरे भारतवर्ष में जिस गांव के सारे लोग संस्कृत में बोलते हैं। दक्षिण में 2 गांव है, मत्तूर गांव है एक गांव का नाम, और दूसरा गांव का नाम है होसाहल्ली। बीच में नदी बहती है, नदी के दोनों ओर ये गांव हैं। इन दोनों गांवों के लोग 100% संस्कृत में ही अपना वाग व्यवहार करते हैं। स्वच्छता कर्मी से लेकर के जो सेवक है, नौकर है, मजदूर है, श्रमिक है और अभियंता है, सब कोई संस्कृत में ही संभाषण करते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश में एक गांव है, उसी तरह से हिमाचल में एक गांव है, उत्तराखंड में भी एक गांव उसी प्रक्रिया में बनने को तैयार है। तो इस तरह से संस्कृत के व्यवहार करने वाले दैनंदिन जीवन में भी कुछ गांव हैं। उस गांव के अतिरिक्त भी बहुत सारे परिवार हैं। उसके अतिरिक्त इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से अनेक ऐसे लोग हैं जो पठन पाठन से लेकर के वास्तुशास्त्र में हैं, ज्योतिष शास्त्र में हैं, खगोल विद्या के हैं, हस्तरेखा विद्या के विशारद हैं। ऐसे लोग भी संस्कृत में अपना व्यवहार भी करते हैं और संस्कृत को जीते हैं जी। ये अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सही बात कही आपने। डॉक्टर साहब, वार्ता के इस अंक में आपसे आज जो बातचीत हो रही है उसमें आपने मेरे कई भ्रम या अवधारणाएं जो हैं वो संशोधित की और भ्रम का परिष्कार किया, परिमार्जन किया। तो फिर मेरा एक प्रश्न और उठता है जी कि आज भारत जहां पर हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, वहां पर कुछ गांव या कुछ परिवार अगर हम उदाहरण देते हैं तो ये मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनसंख्या की विशालता, भारतीय भाषा की विविधता, भारतीय क्षेत्रों की विविधता को देखते हुए, लेकिन एक बात फिर भी है कि उत्तर से दक्षिण तक आपने दक्षिण के 2 गांवों का नाम लिया, उत्तर और उत्तराखंड और हिमाचल का नाम लिया, यानी कि संस्कृत हमें भाषा के रूप से, संस्कृति के रूप से आत्मसात करती है, एक सूत्र एकता के रूप में पिरोती भी है। फिर क्यों ये लोकप्रिय व्यवहार की भाषा नहीं है? क्या ये बाजार से नहीं जुड़ पाई, या आजीविका से नहीं जुड़ पाई, या रोजगार देने में ये सहायक नहीं हो पाई, या इसके पीछे संस्कृत भाषा के जो मनीषी हैं उनका जो शुद्धतावादी दृष्टिकोण है कि हम इस भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को आने नहीं देंगे वरना इसकी पवित्रता दूषित हो जाएगी? जबकि अंग्रेजी है, उसने लैटिन, अमेरिकन, कैनेडियन, हिंदी, जापानीज, चाइनीज, ऑस्ट्रेलिया, लगभग दुनिया की हर भाषा को अपना आत्मसात किया और धीरे 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 अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनती चली गई। हर वर्ष जब आज हम देखते हैं कि नई डिक्शनरी चाहे कैम्ब्रिज की आती है, चाहे ऑक्सफोर्ड की आती है, तो उसमें लिखा होता है कि इस बार इतने नए शब्द हिंदी भाषा से लिए गए। तो मेरा प्रश्न मूल यही है कि क्यों हमारी संस्कृत भाषा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। एक तो 140 करोड़ जनता भारतवर्ष में रहती है जी, तो वो कोई एक भाषा नहीं बोल सकती। अलग अलग राज्य हैं, उनकी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, निश्चित रूप से तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये इतना लघु नहीं है कि इसको सबको ऐसा किया जा सकता है जी। तो संस्कृत यदि एक बात समझिए कि यदि वो वाग व्यवहार में नहीं है, तत्व के रूप में विराजमान है 140 करोड़ लोगों में। बिल्कुल ठीक बात है। वो भले ही संस्कृत न बोलता हो। आप मुझे सही कीजिएगा जी। जैसे कि आजकल भाषाई विवाद बहुत हो रहे हैं जी, कि तमिल बनाम हिंदी का विवाद, मराठी बनाम हिंदी का विवाद, कन्नडिगा बनाम हिंदी का विवाद, लेकिन संस्कृत को लेकर के शायद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कोई विवाद नहीं है। क्योंकि संस्कृत जो है वो नदी है और ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो उसके साथ मिलकर के महानदी का रूप लेती है। संस्कृत से शब्द जो है इन सबको समृद्ध करते हैं। ये सारी जितनी भाषाएं हैं, आपने मराठी और मलयालम और तमिल और तेलुगु जितने का नाम लिया, इन सबको समृद्ध करने वाली संस्कृत देने वाली है, देती है। तो माँ से कभी विवाद नहीं होता, वो आपस में बहनें विवाद कर लेती हैं, लेकिन जो माँ है वो देने वाली, वो सबको बराबर भाव से देती है। बहनें हैं, हाँ, तो बहनों में विवाद हो सकता है, माँ से नहीं है। बहुत सुंदर। और वो एक दूसरे के पूरक है, समझना चाहिए। मैंने कहा ना कि संस्कृत यदि नदी है तो उसको महानदी बनाने के लिए, जैसे गंगा नदी महानदी तब बनती है जब उसकी सारी सहायक नदियां उसमें मिलती है, अन्यथा गंगा तो जिस प्रकार से चलती है इतनी बड़ी नदी बन ही नहीं सकती। वैसे ही जो संस्कृत है उसकी जो सुंदरता है वो इसमें ही है कि वो सारी जो उसकी जो
इर्द गिर्द रहने वाली जो भाषाएं हैं उन सबको अपने शब्दों से समृद्ध करती है, पुष्ट करती है। जी तो इसलिए इनका दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी, बहुत बढ़िया ठीक है ना। तो मैंने कहा आपको कि ये सब लोग संस्कृत नहीं बोल सकते, बोलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना। वो लेकिन संस्कृत के तत्व तो उसके अंदर रहेंगे। संस्कृत में जो सद्गुण के भाव हैं, जो संस्कृत की एक एक सूक्तियों में जो छिपे हुए रहस्य हैं कि आचार्य देवो भव, भले ही वो किसी भाषा में बोलता होगा लेकिन ये वो जानता है कि आचार्य जो है वो देवतुल्य है, मातृदेवो भव, माता देवता के तुल्य है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो मराठी हो उसको भी कहिए, वो भी कहेगा कि हाँ मेरी धरती जो है वो मेरे लिए सबसे पवित्र है। जाको यत्र ही स्वस्य जन्मना धन्यम मन्यते आत्मानम, जिसका जहाँ जन्म होता है वो स्थान उसके लिए पवित्र होता है, धन्य होता है। दूसरे के लिए वो गर्हित हो सकता है, वो उसकी आलोचना कर सकता है, लेकिन वो नहीं। इसीलिए जब लंका दहन के बाद लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा कि अब तो रावण का विनाश हो गया है, तो बहुत अच्छा, अब यहीं हम लोग रह जाएंगे, भगवती सीता भी यहीं हैं और यहीं अब राज्य हम लोग का हो गया, अब यहीं विजय के बाद तो ये अधीन हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका बहुत सुनहली दिख रही है, बड़ी सुसज्जित दिख रही, बड़ी चमकीली दिख रही है, न मे रोचते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो ये तो स्वर्ग भी नहीं है। तो इसलिए अपने राज्य को, अपने स्थान को जाना है। तो इसलिए मैंने कहा जाको यत्र ही स्वस्य जन्मना धन्यम मन्यते आत्मानम, जिसका जहाँ जन्म होता है उसके लिए वही धन्यता का भाव होता है। तो इसलिए मराठी भी कहेगा जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तमिल का भी आदमी कहेगा। क्यों? कोई विवाद नहीं है, संस्कृत से उपजी हुई चीज है, सबको बराबर भाव से पुष्ट। तो मैंने कहा संस्कृत का तत्व तो सबके अंदर है। 140 करोड़ में 140 करोड़ व्यक्ति में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके रक्त में संस्कृत का कुछ न कुछ संस्कार न हो। वो सैकड़ों शब्द संस्कृत का बोलता है, भले वो नहीं जानता है कि ये संस्कृत का शब्द है। निश्चित वो बोलता है जल ले आओ। जब सामान्य व्यक्ति जब पीता है तो वो पानी होता है, लेकिन पूजन में जब आ जाता है तो वही जल हो जाता है। खाता है तो चावल रहता है, वही जब पूजन में ले आता है तो अनुष्ठान हो जाता है, अक्षत हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो भाव है ये सबके लिए है, इसलिए 140 करोड़ व्यक्ति संस्कृत में बोले आवश्यक नहीं है ना। लेकिन तत्व के रूप में संस्कृत सबको जोड़ती है। दक्षिण का व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं आती वो भी क्या करता है, तो इधर की चीजें वो इधर का दुर्वा होता है, दुर्वा का वहां प्रयोग करता है। यहाँ का व्यक्ति नारियल का प्रयोग करता है, सुपारी का प्रयोग करता है। अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। जो जितनी सामग्री देवता को प्रसन्न करने के लिए चाहिए वो पूरे भारतवर्ष की सामग्री होती है। खाने के समय में क्या है कि आप सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, ओरिजिनल खाइए। आप ऋतु के अनुसार खाइए, सीजनल खाइए और रीजनल खाइए। जहां आप रहते हैं वहां जो चीजें उपजती है वो खाइए, और ओरिजिनल खाइए। शुद्ध कच्चा है तो सच्चा है, जिस रूप में मिलता है उस रूप में खाने की चेष्टा करिए। लेकिन जब अनुष्ठान की बात आती है तो ये पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये सारी वस्तुएं एक दूसरे को जोड़ती है। और जो संस्कृत है वो यहाँ का आदमी बोलेगा, संस्कृत किसी राज्य की भाषा नहीं है। जी जी। मराठी का विवाद जो आपने कहा, फलाने का विवाद हो सकता है क्योंकि वो किसी राज्य की बात, संस्कृत भारत की भाषा है। संस्कृत के अलावा ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि ये भारत की भाषा है। अगर संपर्क की भाषा है, कार्यालय की भाषा है तो वो हिंदी है। संस्कृत के बाद यदि किसी में ये सारे गुण हैं तो वो हिंदी में है। लेकिन एक राजनीति के तहत हिंदी को वो स्थान अभी भी नहीं मिल पाया। उसको राजरानी होना चाहिए था आज के समय में, क्योंकि वो तो बाजार की भी भाषा बन गई है। लेकिन अभी भी वो स्थान नहीं प्राप्त हुआ। इतने दिनों की लंबी एक पराधीनता भारतवर्ष की रही। अभी भी भारत के लोग उसी में मानसिक रूप से उसमें जकड़े हुए हैं। उसी प्रकार के ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, उसी प्रकार का मूल्य बोध उनको दिया जा रहा है, उसी प्रकार के पाठ्य पुस्तक पढ़ के वो निकल रहे हैं। इसके कारण से अभी भी वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बन पाए। और जहाँ तक बात है कि दूसरे दूसरे शब्दों को आने दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए आने देते हैं क्योंकि उनके यहाँ नए शब्द बन नहीं सकते। कारण ये है संस्कृत में इसलिए आने की जरूरत नहीं है कि दुनिया का यदि कोई भी ज्ञान आएगा, किसी भी देश से आएगा, तो हम उसके लिए संस्कृत शब्द दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मूल रूट है, धातु है, जिसको हम धातु कहते हैं, पठ धातु, लिख धातु। एक एक धातु से हजारों हजारों शब्द बनते हैं, प्रत्यय लगा करके, उपसर्ग लगा करके, और हजारों हजार शब्द नए नए बनते हैं। चूंकि उनके यहाँ नए शब्द बनने की संभावना है ही नहीं। अब जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का मूल क्या है? ग्रीक और लैटिन है। तो ग्रीक और लैटिन जानने वाला कोई है नहीं।
आप बता दीजिए कि कौन ग्रीक और लैटिन जानता है। हाँ। वहीं से शब्द डिराइव होने हैं, तो उसकी जो मूल स्रोत है वो सूख गई है। तो इसलिए उनको दूसरे दूसरे जगह से एटिटीज लेना पड़ता है। उनके लिए डंडा के लिए एक स्टिक है, लेकिन लाठी के लिए क्या है, शब्द नहीं है। हम कहेंगे लठमार होली खेली गई वृंदावन में, बरसाना गांव में। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, नोबडी कैन ट्रांसलेट। अब उस लठमार होली के बताए, उसे अंग्रेजी बता दे कोई अंग्रेज, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसके यहाँ शब्द वो पुअर है, शब्द की दृष्टि से नए शब्द बना नहीं सकते, तो इसीलिए वो लठ को लठ ही लिखेंगे, है ना। अब हमारे यहाँ चार्ज है, भाषाएं इतनी उर्वर नहीं, नए शब्द वहां से आ नहीं सकते ना, बताया ना, क्योंकि उसकी जो मूल स्रोत है वो सूख गए, ग्रीक और लैटिन। और हिंदी के साथ क्या है, या भारतीय भाषाओं के साथ क्या है, उसका मूल स्रोत अभी संस्कृत जीवित है। संस्कृत के हजारों वैयाकरण अपना जीवन उसी में लगा रहे हैं, वो नए नए शब्द दे रहे हैं। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग जो भारत सरकार की मानकीकृत संस्थान है, उसका काम ही है शब्द बनाना। और जो वहाँ शब्द बनता है, वहाँ संस्कृत का एक व्यक्ति बैठता है, एक एक शब्द जो है वो फाइनल करने के लिए किसके लिए क्या पर्याय बनेगा। तो दुनिया की कोई भी ज्ञान अगर आते हैं तो हम उसके लिए, जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग आई, पहले नहीं था, ये डिपार्टमेंट नहीं था इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए शब्द बनाने थे। हम लोग उस मीटिंग में थे, संयोग से मैं शब्दावली आयोग का 14 वर्षों तक वहाँ का विशेषज्ञ सदस्य के रूप में काम किया भारत सरकार में। नए नए शब्दों का मैंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर का, वित्तीय फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, ये सारे अनेक मिनिस्ट्रियों के जो विभागीय शब्दकोश है उसको बनाने में एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया। बाकी उनके विभाग के लोग होते थे, अधिकारी होते थे, तो विज्ञान के लोग होते थे। एक भाषाविद के नाते मैं उसमें सदस्य रहता था, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी। तो वहाँ अब हवाई जहाज से शब्द नहीं बन सकता था, क्योंकि हवाई जहाज का ओरिजिन जो है संस्कृत नहीं है, तो विमान है उसके लिए। तो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के लिए जब शब्द बनाने की बात आई तो संस्कृत से तय हुआ कि उसका नाम बनेगा वैमानिकी। क्यों? नहीं तो हमको भी वही एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग लेना पड़ता, एरोनॉटिक्स ऐसा लिखना पड़ता। तो विमान से वैमानिकी बनाया, एयरपोर्ट के लिए विमानपत्तन बनाया, विमानन मंत्रालय बनाया। उनके यहाँ दिक्कत है, नए शब्द बन नहीं सकते। अब जैसे CHARG अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे शब्द की न्यूनता है, दारिद्र है, नए शब्द कहाँ से आएंगे। वहाँ एकेडमिक में होता है या एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, तो CHARG, चार्ज का मतलब होता है कार्यभार ग्रहण करना, है ना। एक को चार्ज देते हैं, दूसरे वहां से मुक्त होते हैं, ये चार्ज है। पुलिस में लाठी चार्ज हो गई, उसके लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं, वहां भी चार्ज लिखेगा CHARG। करंट में भी चार्ज हो गया, करंट में भी चार्ज, फिजिक्स में लिखेगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, वहां भी CHARG लिखेगा। अगर लॉ में जाएगा तो कहेगा वहां भी किसी पे चार्ज हो गया है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, उसके लिए आरोप शब्द नहीं है। वही चार्ज जो है मार्केट में क्या चार्ज लोगे, ठीक है ना। वही चार्ज जो है वो होते होते चलते चलते यहाँ तक आ जाता है। बैटरी चार्ज हो गई है। हमें अगर कहना हो कि हम आपका लेक्चर सुन के चार्ज हो गए, वहां भी चार्ज कहेगा। क्या बात। तो वो वहां सबको उनकी समस्या है, इसलिए वो कहते हैं कि जहां से आ रहा है ले लो। लेने में भी बहुत ठीक है, लेकिन इतना ना ले लो कि एक एक अंग बदल डालो कि मूल ही बदल जाए। बकरी है कि ये भेड़ है, ये अंतर ही मिट जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेना चाहिए। मैं परिवर्तन का पक्षधर हूं कि भाई अगर कोई अच्छी चीज है कहीं से आ रही है तो उसको लीजिए, लेकिन इतना ना परिवर्तित कर दीजिए कि मनुष्य और जो है बकरी में कोई अंतर ही रह जाए। टांगे मनुष्य की हटा के बकरी की लगा दीजिए, कान भी हटा के लगा दीजिए, सब कुछ जब बदल ही देंगे तो मूल कैसे बचेगा, पहचान कैसे होगी कि ये बकरी है कि आदमी है। तो इसलिए शब्दों को लेना तो ठीक है, लेने के पीछे के कारण यही है कि मैंने कहा कि नए शब्द वहां बन नहीं सकते, है ना। अब जो हम मांग करते हैं उसको अंग्रेजी में लिखा जाता है कि पार्टीशन। दिस इज नॉट पार्टीशन, ये पार्टीशन है, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन है। माताएं सिंदूर भरती है, उसको क्या कहोगे। तो जहां भाषा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिन संस्कृति में जिन चीजों की अवधारणा नहीं होती उसके लिए भाषा, उसमें शब्द नहीं होते, वो शब्द उनको उधार लेने पड़ते हैं दूसरे जगह से, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपने कहा कि नए शब्द ग्रहण कर लेते हैं, तो उनकी मजबूरी है, रिच होने के लिए उनको ग्रहण करना ही होगा। और हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे यहाँ कैलकुलेटर आया तो गणक हो गया, कंप्यूटर आया तो संगणक हो गया, ऐसे करते करते मोबाइल आया तो दूरभाष हो गया, चल दूरभाष हो गया। चूंकि चलाए मोबिलिटी रहती है, नए नए शब्दों को गढ़ने की पूरी सामर्थ्य है संस्कृत में। इसलिए संस्कृत को, हाँ, इतना जरूर है कि शुद्धता का ध्यान होना चाहिए, और वो उसकी मतलब उसकी चमक के लिए है कि जिसको जो मन करे उल्टा सीधा न जोड़ दे। तो लेकिन हाँ, कुछ आरंभ में शिथिलता दी जा सकती है, क्योंकि हम छोटे से जो है ऊपर बड़े बनते हैं।
जब हमको पहाड़ पे चढ़ना हो तो नीचे से ही चढ़ना पड़ेगा। 1 लाख की गिनती शुरू करनी होगी तो हमें एक से ही शुरू करनी होगी। तो ऐसे जो न्यू कमर्स हैं, जो जिनको बिल्कुल भाषाई अभी दक्षता नहीं प्राप्त है, वो यदि आरंभ में कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ भी करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे दुत्कारना नहीं चाहिए कि नहीं तुमसे ये संभव ही नहीं है। तो ये अगर कुछ हमारे आचार्यों का यदि एटीट्यूड रहता है तो उससे संस्कृत का नुकसान होता है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि नवागंतुकों को उनको प्रोत्साहन के लिए थोड़ी बहुत यदि अशुद्धि है, मान लीजिए 4 शब्दों से एक वाक्य बोलता है, रामः गृहम गच्छति नहीं कह पा रहा है, जाता है कहता है, तो रामः गृहम जाता है, यदि गच्छति उसको नहीं आ रहा है तो 2-3 में से 2 शब्द तो संस्कृत के हैं, एक हिंदी के है, आज एक है, कल वो भी संस्कृत का हो जाएगा। ऐसे कुछ प्रोत्साहन की भी पद्धतियाँ अपनानी होती है समय के साथ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतनी अधिक छूट तो नहीं दी जा सकती कि वो संस्कृत का मतलब ही होता है जो शुद्ध हो, मतलब उसका भाषा मूल रूप ही समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। हाँ, तो संस्कृतम शुद्धम परिष्कृत, जो कुछ भी शुद्ध है वो संस्कृत है, जो कुछ भी परिनिष्ठित है अपने मूल स्वरूप में है वो संस्कृत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब डॉक्टर साहब, आपने व्याख्यान के प्रारंभ में बताया था मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो जो वर्तमान युग है तंत्र का युग है। तो ये जो आज की नई तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, ये भी हमारी भाषा संस्कृत पर ये आरोप लगता है कि जो नया विज्ञान है, साइबर वर्ल्ड, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, स्पेस साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, इन विज्ञान को समझने के लिए, शोध करने के लिए, भाषा के रूप में व्यक्त करने के लिए संस्कृत पर्याप्त नहीं है, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग बहुत होता है। और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों का ये कहना है, अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक उनका ये कहना है कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो इतनी शुद्ध है कि जो कंप्यूटर विज्ञान हो या कोई भी विज्ञान हो उसके लिए सर्वाधिक सटीक है। तो फिर ये चलिए बाजार की भाषा नहीं बन पाई, चलिए सामान्य व्यवहार की भाषा नहीं बन पाई, तो फिर ये विज्ञान की भाषा भी क्यों नहीं बन पाई? देखिए, भाषाएं तो अभिव्यक्ति की माध्यम है, वो अंग्रेजी में कहे उस बात को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि तत्व तो वहां से लेना ही होगा, मूल से। नामूलम लिख्यते किंचित, मूल के बिना कुछ समझा नहीं जा सकता है। जैसे कोई बॉटनी का बहुत अच्छा जानकार हो, वनस्पति शास्त्र का, तो वो किसी चीज का पत्ता उसको दे दिया जाए और कहा जाए कि ये बताओ किस चीज का पत्ता है, इसका फल कैसा लगता होगा, किस समय में इसका पेड़ कब उगता होगा, क्या उसकी आकृति होती होगी, फल में बीज होता है कि नहीं होता है, त्वचा खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, कहना मुश्किल। लेकिन अगर उस किसी भी पेड़ की जड़ अगर उसको दे दिया जाए, रूट, तो वह वैज्ञानिक, वह वनस्पति शास्त्री उस रूट के आधार पर यह बता देगा कि यह वृक्ष लंबा होता है, चौड़ा होता है, इसकी छायादार होती है, इसमें कब फल लगता है, कैसा फल लगता है, इसके पत्ते किस आकृति के होते हैं, उसका सारा विवरण निकाला जा सकता है। किससे? जड़ से, पत्ते से नहीं, फल से भी नहीं, चाहे वो कितना बड़ा वनस्पति शास्त्री क्यों ना हो जी। तो ये समझने की बात है कि जिसको मूल समझ में आ जाती है वो शाखा, पत्र, पुष्प सब समझ जा सकता है आसानी से। बात। लेकिन यदि शाखा का केवल ज्ञान है या पत्र का ज्ञान है तो वह रूट तक नहीं पहुंच सकता। वैसे ही चीजें यहाँ है, जो रूट है, जो मूल है, वो संस्कृत में है। संस्कृत का जो वेद है सभी विद्याओं का आगर है। वेद सर्व विद्या, जितनी प्रकार की विद्याएं आप सोच सकते हैं, जितने आपने बताए, मैं एक शब्द के विद्यार्थी होने के नाते ये इन सारी विषयों को जानता हूँ। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आज विश्व गुमान कर रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने उस पर काम किया। जिस स्पेस साइंस की बात करके आज विश्व इठला रहा है, उसकी बात पुष्पक विमान से लेकर के पूरा भारद्वाज का विमान शास्त्र है। हम लोगों ने तो उस अपने जिससे मेरी शोभा हो सकती है उसको तो हम लोगों ने त्याग दिया। यूं कहा जाए कि जो सर पे पहनने की चीज थी उसे पैर में पहन लिया। जिसपे हमें गर्व होना चाहिए था उसको हमने दलित कर दिया, दुष्कृत कर दिया, विस्मृत कर दिया। तो भारत बोध होगा कहाँ से, जब हमें ये विश्वास हो गया कि वेद गरेरियों का गीत है जो दूसरे लोगों ने कह दिया
और अब वही जब नासा के वैज्ञानिक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो विज्ञान में तब कुछ अच्छा कर पाता हूँ जब मैं ध्यान करके आता हूँ। वो ध्यान कहाँ से आएगा? तो संस्कृत विद्या से ही, वो उसी के दर्शन से आने वाला है। वो कहता है जब मैं गीता के श्लोक का उच्चारण करने के लिए जब बैठता हूँ, करके तब जब बैठता हूँ तो मेरा रिसर्च की फाइंडिंग अच्छी होती है। आज से 30 साल पहले फोर्ब्स पत्रिका ने लिख दिया था कि 8वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर आएगा वो संस्कृत में आएगा। स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने अपने व्याख्यान में दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी के यहाँ गई थी, वहाँ उन्होंने कह दिया था जो टॉक कंप्यूटर जो बातचीत करेगा, व्यक्ति के बातचीत से जो काम करने वाला है, उसके लिए संस्कृत सबसे बेहतर होगा। ये सारे लोगों ने यूं ही नहीं कह दिया, ये सारा विचार किया। पूरी के शंकराचार्य जो वैदिक गणित पे जितना उन्होंने काम किया है वो सारा समझने की बात है। तो मूल जो है उसको समझना है, मूल को त्याग करके पत्र पुष्प से समझा नहीं जा सकता है। हाँ, वो किस भाषा में लिख सकता है, प्रकाशित करे, विश्व के पहुंच के लिए उसको दुनिया की तमाम लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल मशीन ट्रांसलेशन की भी बात है। और जो कृत्रिम मेधा की जहाँ तक बात है, वो सब जिस सिद्धांत से कंप्यूटर काम करता है, और कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करने वाला विद्यार्थी को पता ही नहीं है, बाकस एंड नॉर्थ थ्योरी है। बाकस और नॉर्थ दो जर्मन साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने पहले कहा कि संस्कृत से लिया और विश्वास पहले प्रकट नहीं किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा दिस इज बाकस नॉर्थ थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, और बाद में जब उससे पश्चाताप हुआ तो कहा कि दिस इज बाकस नॉर्थ थ्योरी ऑफ पाणिनियन ग्रामर। अच्छा, पाणिनि का ग्रामर। यस, पाणिनि के उसके व्याकरण के आधार पर ये पूरा अष्टाध्यायी, उसके आधार पर इसको मैंने इसको जो हॉरिजॉन्टल और ये जो है दोनों रूप से ये जो गणना करता है ये उसमें है। आप विश्वास करिए कैसे ये ऊर्जाएं बदलती है। ये अक्षर जो है ये ब्रह्म की विद्या है, यूं ही नहीं है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा अपनी चीजें रूपांतरित करती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये जो शब्द है ये भी एक ऊर्जा है, क्योंकि इसको अक्षर कहते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं? न क्षरति अक्षरम, जिसका क्षरण न हो, जो शाश्वत हो, जैसा रहता है उसाई रूप में रहता है, उसको अक्षर कहते हैं। तो ऊर्जाएं ही, जिसको साइंस की भाषा में कहें तो जो एनर्जी है वो क्या होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी है। तो ये भी एक स्वरूप बदलती है। तो अंक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा अंक ऊर्जा में जो ऑप्टिकल फाइबर की थ्योरी कहाँ से आया? संस्कृत से आया। इसको अतिशयोक्ति न समझा जाए। आप जिस यूनिकोड में काम करते हैं, कंप्यूटर में आजकल भारत सरकार ने कहा कोडिंग, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। व्हाट इज यूनिवर्सल कोड? ए ग्रुप ऑफ फॉन्ट। कहाँ से आया? तो अंक को अक्षर में बदलने का, अक्षर को अंक में बदलने का। एक एक अक्षर के लिए अंक निर्धारित किया गया, उसकी अंकीय मान है एक एक अक्षर का। जितने हमारे अल्फाबेट हैं देवनागरी के, उसके सबके अंकीय मान है। क का अंकीय मान है, ख का अंकीय मान है, ग का अंकीय मान है। क का अर्थ है, क से कबूतर नहीं है, ख का अर्थ है ब्रह्म, ख का अर्थ है आकाश। एक अक्षरी विद्या है, एक एक अक्षर का अर्थ है, मीनिंगफुल है, नॉट मीनिंगलेस। इसलिए लिखा रहता है अंक अंक चंग एंग हिंग क्लिंग, लिखा रहता है। क्या एंग हिंग क्लिंग केवल लिखा है? नहीं, एंग का अर्थ है, वहाँ रिंग का अर्थ है, क्लिंग का अर्थ है। आज चूंकि विषय अपना दूसरा है, ये तंत्र का विषय है, इसलिए इसका आज भी तंत्र में इसका उपयोग होता है। आज भी जिस जी, तो वो एक अक्षरी विद्या है, एक एक अक्षर का अर्थ है और उन सारे अक्षरों का अंकीय मान है। और इसीलिए जब हम यूनिकोड में काम करते हैं तो जैसे ही अक्षर लिखते हैं तो दाहिनी ओर एक अंक लिख करके आता है, वो अंक निर्धारित है। वो अंक लिखेंगे तो एक और अक्षर लिखेगा, उस अक्षर को लिखेंगे तो उस अंक, मतलब अक्षर को अंक में जाने का, अंक को अक्षर, यानी ज्ञान को डिजिटलाइज जो हम संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, तो शब्द को अंकों के माध्यम से संरक्षित करते हैं और अंक को शब्दों के माध्यम से करते हैं। यही जो वैदिक गणित है, उसमें आपको लगेगा कि गणेश जी की स्तुति की जा रही है, लेकिन उसमें तो एक फार्मूला है गणित का, जो कि बड़े से बड़े जोड़ को कैसे 2 सेकंड में हल कर लिया जाए। तो इसलिए जो ज्ञान विज्ञान की भाषा है, संस्कृत एंशिएंट लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत इज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये आधुनिक भारतीय भाषा है, आधुनिक कोई भी विचार को प्रकट करने में समर्थ है। आधुनिक जितनी भी विद्याएं हैं, उन सारी विद्याओं के मूल स्रोत इस वैदिक वाङ्मय में है। बस हम नहीं जानते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, या हम चेष्टा नहीं करते हैं कि इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ। हम उपयोग तो करते हैं, टैबलेट खा लेते हैं, लेकिन उस टैबलेट में कंपोजिशन क्या है ये नहीं चेष्टा करते। अगर जो समझदार व्यक्ति है वो कंपोजिशन जान जाता है, वो दवा नहीं मिलती है तो दूसरी कंपनी की दवा ले लेता है। यही अंतर है। एक भाषा शास्त्री, भाषा का विद्यार्थी, वो इन चीज़ों को समझता रहता है, तो ये नहीं तो दूसरे का उपयोग कर लेता है। उपयोग तो सब कर रहा है, 140 करोड़ आदमी कर रहा है। उसके अतिरिक्त विश्व के सभी लोग, जितने लोग समझदार लोग हैं, जो केवल शिक्षित नहीं है, समझदारी से भी काम लेते हैं, वो भी लेते हैं, क्योंकि लेट नोवेल थिंग कम फ्रॉम ऑल साइड्स। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना, अच्छी चीजें सभी जगह से आए, हाँ ले, तो ये चीजें हैं। तो इसलिए मूल
की संरचना करनी चाहिए, उसकी संरक्षण करनी चाहिए। ये सोचने के लिए समय चाहिए। आज इस आपाधापी मैंने कहा ना वो यंत्रवत हो गया है, तो जब यंत्रवत हो गया है तो उसके लिए मन के लिए कोई समय नहीं है। कैसे अपना तंत्र विकसित हो, स्वदेश हो, स्वदेशी हो, स्वाभिमान हो, स्वपर्व हो, स्वावलंबी हो, सर्वजनग्राही हो, सर्वस्पर्शी हो, सबके लिए वहाँ स्थान हो जाए, सब आनंदित हो सके, इसके लिए फूल प्रसाद और नहीं, संस्कृत में मन कहते भी को हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। सर्वे तो संतु हृदय का निरामया। विस्तार चाहिए, मनुष्यता का विस्तार चाहिए। तो बड़े-बड़े मकान तो बन गए, गाड़ियाँ कई-कई एक-एक व्यक्ति के पास हो गए, लेकिन हम बाहर-बाहर बढ़े बहुत, अंदर से तो छोटे ही रहे। उस अंदर के विस्तार की भाषा, उसका ज्ञान, भाषा पे नहीं जाइए, उसके तत्व पर जाइए। वो तत्व सांगोपांग रूप में जहाँ मूल रूप में, बिना किसी भेदभाव के जहाँ वर्णित है, वो संस्कृत का साहित्य है। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब एक मन में प्रश्न और उठता है कि संस्कृत जो है ये पूजा पाठ की भाषा है, कर्मकांड की भाषा है, केवल धर्म या अध्यात्म की भाषा है, लेकिन हमने देखा कि इसमें स्वास्थ्य, आयुर्वेद, विज्ञान, कला, जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में न हो, पर्याप्त मात्रा में न हो। लेकिन इसे पुरोहित और कर्मकांड की भाषा घोषित कर दिया गया। और इसलिए जब आज आप ये कहते हैं कि दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड से, पाश्चात्य विश्व से आज हमें विज्ञान की खोज मिली, स्पेस हो, एरोनॉटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, इसमें जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उन्हीं का योगदान रहा। और हम आज सुश्रुत की, चरक की जब बात करते हैं, या हम कहते हैं हमारे यहाँ पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, या पहला जो पाइथागोरस थ्योरी जी, है जी। उसके बहुत पहले हमारे यहाँ बादरायण का सूत्र आ गया, वैदिक गणित की बात आपने की। ये आरोप लगता है कि साहब ये जो आज बताया जा रहा है संस्कृत का महात्म्य, उसका व्याख्यान, महिमा उसकी मंडन। महिमा मंडन किया जा रहा है, अगर इन्हीं के पास सब कुछ था पहले से, तो ये क्यों पिछड़ गए? अगर आज आधुनिक या पश्चिमी, आधुनिक न कहें, पश्चिमी जगत ने हमें प्लास्टिक सर्जरी न दिया होता, एलोपैथी न दिया होता, मॉडर्न मेडिसिन न दिया होता, स्पेस साइंस न दिया होता, कंप्यूटर, इंटरनेट न दिया होता, और जब आप ये दावे करते हैं कि हमारे पास संस्कृत में सब पहले से था, हमारे प्राचीन साहित्य में, तो ये सब पहले से उपलब्ध था, तो क्यों हमने इस पर कार्य नहीं किया? ये क्यों हम कार्य उससे तो वंचित रहे, या हमारी जो गुलामी थी? तो ये भी प्रश्न उठता है कि हम गुलाम बने ही क्यों, अगर हम इतने ज्ञानी और इतने सभी विषयों के ज्ञाता थे तो? ठीक बात है। इन प्रश्नों का क्या उत्तर है? देखिए ज्ञान तो उसका मूल उत्स भारतवर्ष है, उसका कारण वेद है। मैंने कहा वेद सब विद्याओं का आगर है, भंडार है, तो वो केवल मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी नहीं कह रहा हूँ, बाहर के पश्चिम के जितने बड़े बड़े लोगों ने विचार किया है, उसने कहा है कि अगर इंग्लैंड के लोगों ने जो हमारे ऊपर शासन किया, उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ सीखना है तो भारत से सीखो। लेकिन जो दो तीन चीज़ें हुई, एक तो हमारे जो आचार्यगण थे वो प्रसिद्धि पर अंगमुख थे, वो प्रसिद्धि किसी चीज़ का नहीं लेना चाहते थे। और कहते भी हैं जिनके हाँ, पास सिद्धि होती है हाँ, वो वो प्रसिद्धि के प्रसिद्धि पीछे के नहीं चक्कर रहते। नहीं पड़ता, मैं नहीं पड़ता। अब आपको मैं बताऊँ, मैं दुनिया के किसी सोशल साइट पे उपलब्ध नहीं हूँ। मैंने आज तक कोई अकाउंट नहीं बनाया। हाँ, कोई अकाउंट नहीं है। तो वो प्रसिद्धि पर अंगमुख थे। दूसरी बात क्या थी कि वो इस पर विश्वास नहीं करते थे कि भौतिक संसाधन हमने कितना जुटा लिया। वो दूसरे प्रकार के संसाधनों को जुटाने में व्यस्त थे, और इस प्रकार का व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति का नहीं होता है, तो उसके घर को लूटने में दूसरे को बड़ी आसानी होती है। वो संगठित भी नहीं होता है, ठीक है ना? क्योंकि गिरोह बनाना बहुत आसान है, सभा बनाना बहुत कठिन है। सभ्य लोग से सभा बनती है, और जो सभ्य के विपरीत होते हैं उसको गिरोह कहते हैं। तो गिरोह बनाना बहुत आसान है, एक सुरती खाने वाला 10 सुरती खाने वाले को बैठा लेगा। लेकिन एक शास्त्र बोलने वाले दूसरा जो आएगा तो कहेगा कि ना तुम ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूँ, है ना? आपस में वाद विवाद होगा। जल्दी बैठेगे नहीं, फिर तर्क होने लगेगा, श्रेष्ठता का प्रश्न हो श्रेष्ठता जाएगा। का प्रश्न होने लगता है। वो तो कह देगा मैं राजा हूँ, सब लोग कहेगा हाँ हो। तो ये जो बुद्धिजीवियों के साथ है कि वो उस प्रकार की प्रवृत्ति से बचता है, वह आक्रामक नहीं होता, वो अपने शारीरिक शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता, वो मानसिकता, वो अपनी जो चिंतन है, कल्पना शक्ति है, उसमें वो लगा होता है, और बहुत बहुत की इच्छा नहीं होती है कि एक राज्य से दूसरा राज्य बना लें, तीसरा घर बना लें, चौथा घर बना लें, बहुत सारे संसाधनों को एकत्रित कर। लेकिन विश्व के सारे समुदाय तो ऐसे नहीं हैं, वो बर्बर भी हैं, वो आक्रामक भी हैं, वो दूसरे के सुख को सुखी से नहीं रहने देने वाले लोग भी हैं।
इसके कारण से। और भारत के लोग बड़े सरल, सच्चे, सीधे, कोई आया उसको अपना मित्र बंधु समझने वाला, कुटुंब समझने वाला, हमारा अतिथि है ऐसा समझने वाला। तो इस कारण से पीठ पे चूड़े घोंपे जाते रहे, बहुत लंबे समय तक भारत पराधीन रहा। इसलिए आज भी भारतवर्ष के जो हम भारतीय हैं उसमें से अधिकांश लोग भारतीय होते हुए भी पूर्ण भारतीय नहीं हैं। उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान था। इसलिए वो सारे विद्याओं को बाहर से आया है। वो जानते हैं कि ये जो गति का नियम है वो न्यूटन ने लाया। वो मानेगा ही नहीं कि हम कहेंगे कि वैशेषिक दर्शन में देखो, वैशेषिक दर्शन पहले है कि न्यूटन का काल पहले है। ये वैशेषिक दर्शन किताब आज नहीं कोई लिख रहा है, ये देखो हजारों वर्षों से वैशेषिक दर्शन का सूत्र है जिसमें ठीक वही चीज़ लिखा है। इसकी कॉपी उसने करके अपने नाम से पेटेंट करा लिया। हमारे यहाँ पेटेंट कोई कराता नहीं था, काम किया अपने को पीछे कर लिया। जो कुछ अच्छा है वो आपने किया, जो कुछ बुरा हो गया मेरे कारण से हो गया होगा। भगवान, मेरी ही कुछ ऐसी गलती हुई होगी जिसके कारण से ये काम खराब हो गया। ऐसे लोग रहने वाले उस तरह की बातें नहीं सोचते हैं जो दूसरे समुदाय के लोग सोचते हैं। और इतनी लंबी अवधि तक पराधीनता होने के कारण आज भी हम पूर्ण रूप से, हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं हुआ है। यानी वो जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम उसी साहित्य को, कोई कहता है तो कहता है अच्छा आज तो महिमा मंडन, वो उसको महिमा मंडन कहता है। यदि सत्य का प्रकाशन करिए तो कहता है महिमा मंडन। जब इतने अच्छे थे तो क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि तब ज्ञान युग था। अगर नहीं था तो ये सब क्यों? भारत अगर दरिद्र था तो ये क्यों आते थे यहाँ? कहते हैं कि सब कुछ था, क्यों आते थे? क्या करने आते थे? सही बात है। क्या करने आते कोई थे? किसी के दरिद्र के यहाँ क्यों जाएगा? दरिद्र के यहाँ कोई जाता है? क्यों आते थे? अगर भारत सोने की चिड़िया नहीं थी, यहाँ इतनी संपदाएं नहीं थी, तो वो किस चीज से आकर्षित होकर के यहाँ आते थे? क्यों खोज करता था कि भारत कहाँ है? हाँ, सही बात। तो आज दुनिया अमेरिका या यूरोप जाती है तो क्यों जाती है? इसलिए तो जाते हैं भाई, वहां जाएंगे डॉलर कमाएंगे। यहाँ भी वो इसलिए आते थे। और यहाँ का आदमी उसको कुटुंब समझता था अपना। और बाद में वो सोचते सोचते धीरे धीरे जो है उसके ऊपर शासन स्थापित कर लेता था। इसलिए हम पीछे होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक बार अवसर था कि इन चीज़ों को स्थापित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास सत्ता की बागडोर आई वो उसी मस्तिष्क के लोग थे जो भारत को दरिद्रों का देश, सपेरों का देश मानने वाले चिंतन से युक्त थे। इसलिए भारत को भारत के रूप में विकसित किया जाए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। भारत को दूसरे देशों के रूप में उनके सामने आदर्श था। भारत को कैसा बनाना? तो भारत को अमुक देश के जैसा बनाना, क्योंकि उसी के संस्कृति में वो पलवर करके आए हुए थे और सत्ता उनके हाथ में थी। इसलिए बहुत वर्षों तक इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकी। अब कुछ भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि कुछ इस प्रकार के सत्य उद्घाटित हो रहे हैं। युवाओं को भी समझ में आ रहा है कि हमारा अतीत गौरवशाली कितना था, कितना उसमें तत्व है, कितनी महनीयता है। बहुत सारे युवा अब इन बातों को समझने लगे हैं, उस पर उसका अनुकरण कर रहे हैं, अपनी समझदारी से उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत का पुनः अभ्युदय होगा। उसको हम विकास नहीं कहते हैं, विकसित नहीं कहते हैं, क्योंकि विकसित तो वो होगा जो सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा। विश्व की परिभाषा विकासशील की यही है, जो देश सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा, जहाँ जितना अधिक मरीज रोगी भी होगा वहाँ उतना विकास विकसित कहलाएगा, क्योंकि वहाँ उतने ऑपरेशन के ऑपरेटर्स बिकेंगे, उतनी दवाइयाँ बिकेंगी, उतने हॉस्पिटल खोलेंगे। दिस इज नॉट विकास। इसीलिए हम अभ्युदय टर्मिनोलॉजी लेते हैं, जिसमें अंदर का भी विकास हो, बाहर का भी विकास हो। पूर्ण अभ्युदय की कल्पना है। ये लोक भी सुधर जाए और बियॉन्ड लोक भी सुधर जाए, ऐसी इस कामना के साथ भारत का पुनः अभ्युदय होगा। लेकिन अभ्युदय उसी शर्त पर होगा कि शस्त्र भी हमारा होगा और उस शस्त्र को चलाने की जो तकनीक होगी वो भी भारतीय होगा। बिना उसके शास्त्र दोनों ये दोनों चाहिए। दोनों से संबलित भारत जब होगा तो वह आत्मनिर्भर होगा, प्रत्येक हाथों को काम होगा। आत्मनिर्भर भारत होने के लिए सभी को प्रत्येक हाथों का काम, 100 हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से वितरण करने की जो पद्धति है। पंक्ति में जो अभी भी सबसे अंतिम पायदान पर जो खड़ा है वो भी मुस्कुरा सके, केवल रोटी कपड़ा और मकान, ये गलत नारा दिया गया। ये 3 ही चीज़ें आवश्यकता नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई और दवाई। और इससे ऊपर की जो चीज़ है वो है स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर। यह जिस दिन प्रत्येक भारतीयों को प्राप्त हो जाएगा, भारत का अभ्युदय हो जाएगा। भारत का अभ्युदय हो जाएगा तो विश्व का अभ्युदय हो जाएगा, क्योंकि भारत अपना अभ्युदय इसलिए नहीं करेगा कि दूसरे का विनाश हो जाए, वो सबको स्पेस देगा, क्योंकि भारत का अभ्युदय सार्वजनीन है, सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। और उसमें संस्कृत एक बहुत बड़ी टूल के रूप में, यानी संस्कृत मतलब भाषा के रूप में नहीं, तत्व के रूप में। संस्कृत का जो साहित्य है उसके अंदर जो जिन बातों का विवरण दिया गया है, जो वर्णन किया गया है, उसके अंदर जो जीवन जीने की कला सिखाई गई है, उसकी भूमिका होगी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अभी कुछ दिनों पहले
एक बड़ी चर्चित फिल्म आई जी। हॉलीवुड की, ओपेनहाइमर। उसमें ऑपरेशन मैनहट्टन के बारे में बताया गया, जो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया अमेरिका ने, और उसके बाद फिर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी। नागासाकी पर विश्व का सबसे विध्वंसक जो परमाणु बम का प्रयोग हुआ। तो उसके बाद क्यों और कैसे ये ऑपरेशन मैनहट्टन हुआ, और ओपेनहाइमर जो वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने, उन्हीं के जीवन पर ये फिल्म बनी है। उसमें दिखाया गया है कि वो गीता पढ़ते थे, और गीता के श्लोकों से, गीता से प्रभावित होकर के उनका दर्शन, उनका मनीषी, उनका विचार इस परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ा। उस पर बड़ा वाद विवाद हुआ। अब वो तो जीवित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो गीता से प्रेरित और प्रभावित होकर के परमाणु दर्शन के लिए, और हमारे यहाँ भी संस्कृत साहित्य में, मतलब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफीज की बात करते हैं, उसमें डेकार्ट हैं, लाइबनिट्स हैं, जो छोटे छोटे अणु परमाणु की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से संस्कृत साहित्य में ये सब चीज़ें थीं। मेरा फिर मूल प्रश्न वही हो जाता है कि उन्होंने हमसे सीख करके, अगर हम ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे पास था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमने नहीं किया, क्योंकि हम जो सिद्धि चाहते हो, प्रसिद्धि से दूर रहते हैं, या हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से स्वीकार करते रहे, लेकिन दुष्प्रवृत्ति के लोग आते गए, हमारा ज्ञान होने के बावजूद हम उनके द्वारा पद्दलित हो गए, तो फिर हम, मेरा प्रश्न वही आ जाता है कि फिर हमारे ज्ञान ने हमको वो स्वावलंबन, वो विवेक क्यों नहीं दिया कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जो अब धीरे धीरे 75 वर्ष के बाद भी आज़ादी के संघर्ष कर रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। और देश में बहुत सारे वाद विवाद हो रहे हैं, वो चाहे जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, क्षेत्र को लेकर हो, प्रांत को लेकर के हो। तो इन समस्याओं का हल क्या है? क्या संस्कृति या हमारे वैदिक साहित्य या हमारा प्राचीन वाङ्मय हमें इस दिशा की ओर कुछ उद्बोधित करता है? अब देखिए, वो वाङ्मय खुद तो बोलेगा नहीं। अब उसके लिए तो जो उसके अध्येता हैं, जो उसके विचारक हैं, उनको बोलना पड़ेगा। हाँ, और जो आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ, तो उससे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। कभी आपने कहानी संस्कृत में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि कौवे को मूर्ख बना करके श्रीगाल ने रोटी उससे ले लिया। हाँ, कौवे के मुंह में रोटी देख करके श्रीगाल को लगा कि मुझे ये मिल जाता तो मैं खा लेता। श्रीगाल चतुर था, तो उसकी कौवे की प्रशंसा की, कौवे ने आवाज़ लगाई, काँव काँव किया, रोटी नीचे गिर गया, श्रीगाल लेके भाग गया। लेकिन अब वो बदल गया। मैंने इस कहानी को यूँ टर्न दिया, और जो 5-6 करोड़ बच्चे मुझे पढ़ते हैं जिन पुस्तकों के टेक्स्ट बुक के माध्यम से, तो मैंने कहा कि नो, श्रीगाल चतुर नहीं है। वो अब जो है, वो श्रीगाल जो है वो मूर्ख है, हाँ, कौवा चतुर है। हाँ, तो जब उसने श्रीगाल ने कहा कि भाई कौवा भैया, तुम तो मामा या जो भी, तुम तो बहुत मधुर गाते हो, तो उसने अपना रोटी निकाल करके डाल पे पंजे से दबा लिया हाँ। और कहा, तुमने हमारे पुरखों को बहुत मूर्ख बनाया है। क्या कौवे भी ठीक से बहुत बढ़िया गा सकते हैं? मेरी तो कर्कश आवाज़ है, मेरी आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता, तुम मूर्ख बनाते हो, मेरे पूर्वजों को बहुत मूर्ख बनाया है। और ये कह करके और फिर से रोटी खाने वो मुंह प्रारंभ चोंच में किया, डाल ले, और जो है वो श्रीगाल वहाँ से मुँह नीचे करके चला भाग गया। गया। ये इवोल्यूशन है। तो ये परिवर्तन है कि कभी कौवा को मूर्ख बनाया गया, कभी भारतीयों को ऐसा मूर्ख बनाया गया। अब बनाना संभव नहीं है, भारत बदल रहा है। और गीता से तो असंख्य लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। हाउ गीता ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के मैदान से उद्बोधन दिया था, और विद्यार्थियों से कहा था कि आप बच्चों में से जिसमें ये परिवर्तन हुआ हो गीता के अध्ययन के माध्यम से, तो वो हमको पत्र लिखें। भारतवर्ष के लाखों विद्यार्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अपनी अपनी भाषाओं में आलेख लिखा। पुनः मैं उदाहरण दूंगा, शांभवी का, जो मेरी बड़ी पुत्री है, उसने भी संस्कृत में गीता ने उसका जीवन कैसे परिवर्तित किया, इस पर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। उसका वो रिसर्च पेपर प्रकाशित है, उससे पुरस्कृत किया गया था। तो गीता ने अनेक, मैंने कहा ना, असंख्य लोगों को, उसकी संख्या नहीं है। तो अगर वो बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, तो अनेक लोगों के नाम तो आते ही नहीं, लोगों के प्रकाश तक नहीं आ पाते। अनेक लोगों का जीवन बदला है, गीता में वो सामर्थ्य है। तो कभी गीता पढ़ने वाले को कोई ठग लेता रहा होगा, लेकिन अब नहीं ठग पाएगा, क्योंकि भारत बदल रहा है।
और उस उन लोगों को तो ठग लिए। अब ये युवा, मैंने कौवे का उदाहरण और श्रृगाल का उदाहरण इसलिए दिया। पहले संस्कृत में पढ़ाया जाता था कि भाई ये है जाने आने के, ये मार्ग के साधन होते थे। अब वो नहीं पढ़ता, अब सारा कंटेंट बदल गया। मैं चूँकि बच्चों का पुस्तकों का, मैंने कहा इतने बच्चे मुझे पढ़ते हैं, तो मैं मेट्रो पर चैप्टर लिखता हूँ। तो मेट्रो जो है हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। मैंने मेट्रो को हीरोइन बनाया, नायिका बनाया है कि वो नायिका है, सुंदरी है, विश्व की सुंदरी है। सभी लोग उस सुंदरी को अपने अपने देश में ब्याह के लाना चाहते हैं। भारत उसमें जीत गया और मैं उसको लखनऊ में ला करके इंड किया। जब लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हुआ था और मैंने कहा कि वो यहाँ उत्तर प्रदेश की बहू बन करके आ गई है, वो इतनी सुंदर है। मैंने उसके माँ बाप की खोज की। भारतीय संस्कृति में मैके में कुछ और नाम होता है, ससुराल में कुछ और नाम होता है। मैंने मेट्रो के मैके का नाम खोज किया। उसके मैके का नाम चेमिन फार था। बाद में आज पूरी दुनिया उसको मेट्रो के नाम से जानती है, वो उसका ससुराल का नाम है। मैके में उसके माता पिता कुछ और कहते थे। तो ये जो भारत है, ये अब इस तरह से चीज़ें बदल रही है। अब ये संभव नहीं है कि कोई भारत के युवाओं को या भारत के चिंतकों को वो पुनः जो है वो कर दे। जो समय बीत गया वो बीत गया है, लेकिन अब लोग प्रसिद्धि पर भी आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम पेटेंट रोज़ भारतवर्ष के लोग दाखिल कर रहे हैं। वो प्रसिद्धि पर आंगमुख नहीं है। अब वो बहुत दिनों तक ठगा गया है कौवे की तरह, तो वो चतुर हो गया है, समझदार हो गया है। चतुर तो नहीं, समझदार हो गया है और उसको अब वंचना का शिकार शायद नहीं होगा। और भारतवर्ष को अब किसी को अपने अधीन करने की शायद हिम्मत भी वो नहीं एकत्रित कर पाएगा। भारत बुलंदियों पर रहेगा तभी विश्व में शांति होगी। भारत जब भी निम्नता की ओर जाएगा तो उसके साथ साथ अनेक देश उसी निम्नता की ओर जाएंगे। और इसलिए सृष्टि का विधान यह इंगित कर रहा है कि भारत का पूर्ण अभ्युदय होगा। और जो भारतीय सोच है वो विश्व के अनेक लोग उसको, ये जो कोविड हमारे पास आया, भारत की सोच कैसी है उसका प्रभाव देखा जा सकता है कि विश्व के अनेक देशों ने उसी सोच को अपनाया। जो हम कहते हैं कि नमस्ते करते हैं दूर से, हम नाक में नाक नहीं रगड़ते हैं, गाल में गाल नहीं रगड़ते हैं मिलते हैं, तो उसका पालन किया। तो ये जो भारत की सोच है वो देखिए किस प्रकार से विश्वव्यापी हो रही है। और उन सब के मूल में वही संस्कृतनिष्ठ ज्ञान है। उसमें भाषा के रूप में न जाया जाए, तत्व के रूप में जाया जाए। जैसे ही हम नमस्ते कहते हैं तो हमारा जो है वो मूलाधार चक्र से उठ करके और सहस्त्रधार चक्र की ओर हाथ उठ करके जैसा ही जाता है तो सामने वाले व्यक्ति के मनोमस्तिष्क के ऊपर जो प्रभाव आता है वो दुनिया की किसी भाषा में गुड मॉर्निंग या कुछ भी कह दें आप, वो चीज़ें नहीं हो सकती है जो नमस्ते का अर्थ है। तो ये तत्व है। इसको वो संस्कृत में नहीं भी बोलता है, वो नमस्ते बोलता है। तो उसके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा, इसकी लिपि का एक अपना दर्शन है, देवनागरी लिपि की। तो उस दर्शन के कारण वो प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर होता है। वही अर्थ उसका नहीं है जो गुड मॉर्निंग का अर्थ है। गुड मॉर्निंग है, नमस्ते इज नमस्ते। मैंने कहा ना, जैसे ही नमस्ते के लिए आप हाथ जोड़ते हैं, आपका मूलाधार चक्र की ऊर्जा जो है वो सहस्त्रधार चक्र से होते हुए और समक्ष सामने बैठा हुआ व्यक्ति को या सामने जो आपके सामने है उसके ऊपर उस प्रकार के भाव को लाता है। वो चीज़ दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। डॉक्टर साहब, बड़ा आपसे रोचक वार्ता का ये क्रम जारी है। एक अंतिम प्रश्न, जैसा आपने बताया कि आप भारत सरकार के अनुवाद कार्यक्रम से भी जुड़े रहे, ये भी सुनने में आता है कि जो विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी के शब्द हैं, उनका जब हम संस्कृत में या हिंदी में अनुवाद करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद कर देते हैं। और अगर ऐसे तकनीकी शब्द हैं, जैसे कि मान लें ट्रेन है तो उसको ट्रेन ही रहने दिया जाए, लहुपथ गामिनी कहने की आवश्यकता क्या है? या अगर रेफ्रिजरेटर है तो उसको प्रशीतक ही रहने दिया जाए। अगर सीमेंट है तो उसको वज्रचूर्ण कहने की आवश्यकता क्या है? तो मतलब, या इस तरीके के अनुवाद से हम भाषा में अपनी उसको हास्य का विषय अधिक बना देते हैं। वो बहुत व्यवहारिक या सर्वस्वीकार्य अनुवाद नहीं हो पाता। ऐसा है क्या? नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा। और सर्वत्र अनुवाद की अपेक्षा नहीं होती है। और कभी-कभी हमको शाब्दिक अनुवाद करना पड़ता है, कभी-कभी भावानुवाद करना। हर जगह लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करते हम। तो अनुवाद के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन करने पे आप सनलाइट
है तो सनलाइट को सूर्य, मतलब साबुन का यदि नाम है सनलाइट या लाइफ बॉय नाम है, तो कोई आदमी दुकान पे जाकर कहेगा जीवन लाल साबुन देना, हाँ, तो ऐसा तो नहीं तो हो वो नहीं समझ, उसको लाइफ बॉय कहना पड़ेगा। लाइफ बॉय इज लाइफ बॉय, सकता। हाँ, वो तो पेटेंट नाउन हो गया पेटेंट ना, है ना। संज्ञा, हाँ। हाँ, लेंस लेंस है, हाँ। व्यक्ति और स्थान का नाम परिवर्तित नहीं होता। ये तो वैसी ही गलती है जैसे भारत इज इंडिया, नॉट इंडिया, भारत इज भारत। हाँ, अंग्रेजी में भी लिखना है तो भारत को भारत लिखना पड़ेगा। हाँ, रिलीजन लिखना है तो रिलीजन नहीं होगा, धर्म, धर्म को DHAR में धर्म ही लिखना पड़ेगा। हाँ। तो ये तो वैसे ही हास्यास्पद चीज़ें हैं। और जहाँ तक जो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको यथारूप ही ले लिया जाता है, ले लिया भी जाता है, ले लेना भी चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। और ये 2-4 जुमले समाज में प्रचलित रहते हैं कि ट्रेन के लिए लौपथगामिनी लिखा हुआ है। मुझे किसी संस्कृत के जो आधुनिक काल में भी इतनी सारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं, कहीं मुझे लौपथगामिनी संस्कृत में शब्द नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, ये केवल परिहास के लिए, उसे ये दिखाने रच के लिए दिया कि गया। रच दिया गया, एक उड़ा दिया गया लोगों ने उसको, इसने उसको कहा, उसने उसको कहा कि लौपथगामिनी लिख दिया, लंबदंड गोलपिंड, दौड़ प्रतियोगिता क्रिकेट को कह दिया। ऐसा कुछ नहीं कहा गया। क्रिकेट इज क्रिकेट, है ना। और बस वो क्रीडा का मतलब खेल होता है, तो क्रिकेट क्रीडा, फुटबॉल क्रीडा, बाद में क्रीडा लगाया, यान लगा दिया। रेल है, रेल यान लगा दिया। मोटर है, मोटर यान लगा दिया। ट्रक है, यान माने यान नयति, जो ले जाए आपको वो यान है, ठीक है ना। तो उसी में से वृषभ यान, चूंकि बैलगाड़ी है तो वृषभ यान है ना। स्कूटर यानम, मोटरसाइकिल यानम, मोटर यानम, ट्रक यानम, बस यानम, लास्ट में यानम लगा दिया, वो संस्कृताइज्ड हो गया। तो ये उसकी पद्धति है। और इस तरह से कुछ परिहास के लिए लोगों ने इस प्रकार के जो बताया था, हाँ, वो क्या था? तो वो नहीं है, वो क्रिकेट इज क्रिकेट, है ना। अब मान लीजिए लोग कहते हैं कि भाई लंबदंड गोलपिंड माने बॉल रहता है और उसमें, है ना, दौड़ करते हैं, है ना, और वो प्रतियोगिता, तो ऐसी वो गोलपिंड प्रतियोगिता तो वो ऐसा नहीं है। दौड़ प्रतियोगिता, उसको दौड़ भी बोलते हैं, लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो क्रिकेट इज क्रिकेट, है ना, क्रिकेट है, उसको वैसा ही रखना चाहिए। और इस प्रकार का हास्यास्पद चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्द हैं, तो वो शब्द तो थोड़े से कठिन, हमको इसलिए उस शब्द की समस्या नहीं है, हमारी समस्या है, क्योंकि हम उससे अपरिचित हैं। जब हम परिचित हो जाते हैं तो वो चीज़ें आसान लगती है। वो शब्द कठिन और सरल नहीं होते, परिचित और अपरिचित होते हैं, नोन और अननोन होते हैं। बहुत सही बात। इट इज नोन, then it is कंफर्टेबल हाँ। सिचुएशन। और जब हम जो अननोन है तो हमारे लिए कठिन है। हम अभी फ्रेंच के शब्द बोल दें, आप फ्रेंच नहीं जानते, हम हो क्या बोल दिया, और आप फ्रेंच जानते हो ना, मैंने शब्द ओ आपने ये कहा। तो यही ये नोन और अननोन है, सरल और कठिन प्रवृत्ति नहीं होती। हाँ, सरल और प्राउड होता है जब वो पुस्तक में आती है। जब साइंटिफिक कोई टर्मिनोलॉजी आएगी तो वो प्राउड होगा। उस सब्जी वाले बेचने के लिए, उनके उपयोग के लिए नहीं है, रिक्शा ठेले वाले के नहीं, वो वैज्ञानिक के लिए। मान के चला जाता है कि न्यूनतम वो ग्रेजुएट होगा जो इस फील्ड में काम कर रहा होगा, तो उसको इतनी समझ होनी चाहिए। अगर नहीं समझ है तो ये उसकी समस्या है कि वो पुस्तक से किताब देख के नकल मार के परीक्षा पास किया है या अपनी तैयारी करके पास किया है। अगर तैयारी से पास आउट होगा तो वो जानता होगा दुनिया की टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें, दुनिया की तमाम तकनीकी वो जान लेता है। इसको क्यों नहीं जानता है? तो उसको जानना चाहिए, ये उसकी समस्या है, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं किया। तो जो तकनीकी जन्य शब्द होंगे, जो वैज्ञानिक शब्द पदावली होंगी, वो उस तरह से थोड़ी सी लंबी होंगी, बड़ी होंगी, सामासिक होंगी, तभी उस अर्थ को, मीनिंग को कन्वे कर पाएगा, क्योंकि वो बोलचाल के लिए नहीं बनती हैं। वो मैंने कहा ना कि एक निश्चित स्तर वाले लोगों के प्रयोग के लिए बनता है, वो विभागीय शब्दावली है। तो वो ग्रोसरी बेचने वाला वो उसको क्या करेगा लेकर के? उनके शब्दों उनको नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आए, वो अपनी भाषा में समझे, अपनी चीज़ें समझे। बेचने की भाषा उसकी अलग है। तो इसलिए जो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, वैज्ञानिक शिक्षण संस्थानों के लिए जो हिंदी में जो पदावली जो पद बनते हैं, जो पर्याय बनते हैं, वो क्लिष्ट नहीं होते हैं, अपरिचित होते हैं। और उतनी सामर्थ्य उस विद्यार्थी की या प्रयोगकर्ता की होनी चाहिए, उपयोगकर्ता की, ऐसी अपेक्षा की जाती है। अगर नहीं है तो ये उसकी समस्या, उस शब्द की समस्या नहीं है। हाँ, बोलचाल की चीज़ें जो होती है उसमें सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, है ना, और एक अर्थ को देने वाला हो जिससे किसी प्रकार का संशय और संदेह नहीं रहे। तो अनुवाद करने वाले को इस तरह से, जैसे वो जमीनी कार्य करता है, अगर इसको कहना हो तो हम कहते हैं ना कि वो रूट लेवल पे काम करता है। लेकिन उसको अगर हिंदी कर दे तृणमूल, रूट का अगर तृणमूल कर दे तो जहाँ जो रूट में काम करेगा, कार्यकर्ता होगा, वो सबको कहना पड़ेगा ये तृणमूल कार्य करता है, ग्रास रूट पे काम करता है। तो वहाँ तृणमूल एक दल का नाम है, लेकिन यहाँ जो है वो जमीनी कार्यकर्ता, इसका अनुवाद है। तो ये अनुवाद की कुछ थोड़ी बहुत कभी किसी अनुवादक से विसंगति हो गई होगी,
मैं मानता हूँ, लेकिन सामान्य रूप से ऐसे विसंगतियों से बचा जाता है जी। और बचना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस वार्ता के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद और आभार। आपने हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया, हमारी बहुत सारी जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर किया और मैं समझता हूँ कि जो हमारे ये कार्यक्रम देखने सुनने वाले लोग हैं, वो भी बहुत कुछ आज के इस वार्ता कार्यक्रम से सीखेंगे, समझेंगे और आगे भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। देखते रहिए वार्ता वैद आईसीएस लखनऊ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।